नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कि पत्नियां जो हैं वो जब भरण पोषण का जब केस फाइल करती हैं तो बहुत सारे तथ्य उसमें झूठे पेश कर देती है। इसी के आधार पर पति को राहत देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हम अपनी बात आगे स्टार्ट करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें। मैंने अपने चैनल पर CRPC 125 जो भरण पोषण है उसके संबंध में बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। हर तोड़ हर कानूनी चीज आपको बताने का प्रयास किया है। आज मुझे लगा कि ये जजमेंट है, ये काफी अच्छा जजमेंट है। उसका हम आपको डिस्कशन बता देंगे कि आखिर इस जजमेंट में है क्या। जैसा कि मैंने बोला कि पत्नी जो है अगर फॉल्स एफिडेविट दाखिल कर रही है कोर्ट में, अगर गलत तरीके से झूठ बोल के अगर वो आदेश पारित कराना चाहती है, कोई लाभ लेना चाहती है और बिना किसी कारण के वो आपको डिजर्ट कर रही है, तो आप उसी न्यायालय में उस आदेश को कैंसिलेशन के लिए डाल देंगे और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनेगी कि उसको कैंसिल किया जाए। यहां पे मैं मजिस्ट्रेट शब्द का यूज कर रहा हूं, लेकिन जो फैमिली कोर्ट जो एक्ट है उसमें ADJ जो है वो फैमिली कोर्ट स्पेशल कोर्ट है। तो मजिस्ट्रेट का अर्थ हमारा सीधा सीधा वही फैमिली कोर्ट जज। तो इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि आप उसमें चले जाए, क्रिमिनल में चले जाए कि मजिस्ट्रेट का हम नाम ले रहे हैं, जहां आपका 498 चल रहा है वहां चलना चाहिए। तो इस चीजों से थोड़ा सा समझना है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के अगर मेंटेनेंस लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी राहत नहीं मिलेगा, बेशक आप पत्नी बनी रहें। जैसा कि मैंने एक जजमेंट के बारे में डिस्कस किया था रोहतास बनाम रविंद्री के बारे में, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया था स्पष्ट तौर पे। और ये आज की डेट में जो ट्रेंडिंग देख रहे हो ना आप, ये ट्रेंडिंग में ये रजनीश वर्सेस स्नेहा है। ये मालूम क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी नकेल कस दी है महिलाओं के लिए और इनकी अंडरटेकिंग ले ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट तौर पे पता है कि जो मेंटेनेंस का जो बोझ है ना वो पतियों पे डाला जा रहा है, पतियों को परेशान किया जा रहा है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पतियों को ट्रैप किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, धन एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। और फैमिली कोर्ट इन चीजों पे संज्ञान नहीं ले रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक डायरेक्शन इशू कर दिए सिस्टम के लिए। जैसे रजनीश वर्सेस नेहा में आप देखना, किसी भी महिला का रजनीश वर्सेस नेहा का कोई भी एफिडेविट उठा के देखना, आपको उसमें 50 गलतियां नजर आ जाएंगी। उनको उसकी भाषा ही नहीं समझ में आ रही है कि इसमें हमें करना क्या है, देना क्या है। इसमें हमें भाषा ही नहीं समझ में आ रही है कि इसमें हमें देना क्या है। और अंडरटेकिंग भी वही दे रही है, आप समझो इस बात को, अंडरटेकिंग भी वही दे रही है। दैट मीन्स कि फॉल्स एफिडेविट फाइल किए जा रहे हैं, गलत तरीके से दावा पेश किए जा रहे हैं, दावा में पति की प्रॉपर्टी जो है बढ़ा चढ़ा के लिख दी जा रही है। इतनी बढ़ा चढ़ा के, जो बेचारा पति जो है वो बेरोजगार है, वो 4 पैसे नहीं कमा पा रहा है। अगर कमा भी पा रहा है ना तो उसके कोर्ट कचहरी में चले जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 मुकदमों का बर्डन सीधा पड़ जाता है। एटलीस्ट मिनिमम 3 मुकदमों का बोझ तो रहता ही रहता है। फैमिली वाले भी हैं, उनको भी देखना है। तो ऐसी महिलाओं के लिए ना बहुत अच्छा जवाब दिया है ये रजनीश वर्सेस नेहा। और यहाँ पे ये छुपाने की कोशिश करती है, बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन आज हम रजनीश वर्सेस नेहा की बात नहीं करेंगे, आज हम रोहतास बनाम रविंद्री की बात नहीं करेंगे, जिसमें मेंटेनेंस खारिज कर दिया गया था। तो ये रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है ना, ये बहुत बड़ी नकेल कसती है। ये पति के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियों के लिए ही है, ये पति के लिए भी। लेकिन बेचारे पति मालूम क्या सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट हमारे खिलाफ में कोई एक्शन ना ले ले, इसलिए बेचारे क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब लगा देते हैं जो भी उसमें मांगा जाता है। तो पति यहाँ पे कंसील करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जो पत्नी है
वो यहाँ पे कंसील करने की कोशिश कर रही है और अपने आप को बिल्कुल बेरोजगार दिखा रही है, बिल्कुल असहाय दिखा रही है, पीड़ित दिखा रही है। लेकिन जब वो दावा फाइल कर रही है ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको वो तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है। तो ऐसी चीजें अगर आपके साथ में हुई हैं तो आप सबसे पहले ये देखो कि कितनी गलतियां की हैं इसने। जिस दिन से दावा दाखिल किया गया है उस दिन से आप सबसे पहले ये गलती देखो कि जो ऑर्डर हुआ है सम्मन के लिए, पति के लिए, वो सम्मन कैसे भेजा जा रहा है आपके पास, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, क्या उस सम्मन भेजने के लिए जितने दिन का टाइम लिमिट दिया गया, क्या उस टाइम लिमिट में वो सम्मन भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा है। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि वो सम्मन जो भेजा जा रहा है क्या उसकी प्रॉपर टिकट लगाई जा रही है, नहीं लगाई जा रही है, क्या उस ऑर्डर का जो सम्मन का जो ऑर्डर न्यायालय ने जो किया है क्या उसका प्रॉपर कॉम्प्लायंस कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है, क्या इसका जो सम्मन कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है वो सम्मन का अगर कोर्ट फीस जमा है, उसका तलवाना जमा है और वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है, क्या वो पति को मिला है, नहीं मिला है, आखिर में मिला है तो कब मिला है और कहाँ गया, और नहीं मिला है तो फिर किसने इसको वापस किया अगर कोर्ट की फाइल। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके लिए मुसीबत की जड़ बन सकती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे मामलों में भी देखा गया है कि सीआरपीसी 125 में ना कोर्ट में सम्मन का आदेश तो हो जाता है, उसमें पैरवी भी हो जाती है, सम्मन जारी भी हो जाता है, सम्मन की फीस भी जमा हो जाती है, लेकिन सम्मन पति के पास पहुंचता ही नहीं है। आखिर में ये सम्मन गया कहां? तो ये भी ये फ्रॉड है, ये 420 है न्यायालय के साथ में। तो आप इस चीज को भी देखो। उसके बाद में एफिडेविट देखो, इसका साक्ष्य एफिडेविट देखो, इसका इंटरिम देखो। अगर कोई इंटरिम एप्लीकेशन अगर दी जा रही है ना इंटरिम के लिए, तो आप उसमें देखो कि इंटरिम में हमें कॉपी रिसीव की गई है या नहीं की गई, हमें जवाब देना है या नहीं देना है, और किस तरीके से जवाब देना है। बहुत तो लोग जो पति लोग हैं ना, ये लोग गलती कर देते हैं मालूम है। जब जवाब दाखिल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये मालूम क्या करते हैं, ये अपनी आला माला लिख देते हैं। हमें उसके तथ्यों को काटना है और एविडेंस के साथ काटना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। अब मैं बात करूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक झूठ बोलने वाली महिला को मेंटेनेंस से साफ इनकार कर दिया। जजमेंट का नाम है दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने स्पष्ट पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपकी पत्नी हाईली एजुकेटेड है और फैक्ट को कंसील करने की कोशिश कर रही है, आपकी वाइफ जो है ना, आज की डेट में ना लड़के घर बसा रहे हैं, लड़कियां घर नहीं बसा रही हैं। संवेदनशीलता जो है ना लड़कियों में बहुत कम हो गई है। और ये लड़की अगर अपने एफिडेविट में ये कह के चलती है ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो ये रेयर एंड रेयर केसेस में ही होता है। आज की डेट में ऐसा हो नहीं रहा है। और ख़ास तौर से जो पढ़ी लिखी लड़कियां जो है ना, वो मालूम है उनको पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन पैसे के लिए वो मेंटेनेंस का केस जरूर फाइल करेंगी। उनको पता है हम झूठ बोल रहे हैं। वो चाहती है कि हमारा पति जो है ना इतना प्रेशर में आ जाए, या तो वो सुसाइड कर ले, या फिर इनके सामने नाक रगड़ दे, या फिर इन्हें तलाक में इतना मोटा रकम दे दे। अगर ऐसी स्थिति अगर आपके सामने हुई है तो मेरे भाई संकोच मत करना, मेरा नंबर मिलाना। आप मेरी मदद करेंगे, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, और बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, तलाक और ये जो फैमिली मैटर है ना, जो फैमिली डिस्प्यूट्स है, इनमें आप जितनी मजबूती से स्टार्टिंग इसकी पकड़ के चलोगे ना, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। आपके खिलाफ में आपको बहुत लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। होता है, क्यों? बिल्कुल होता है। आपका 125 हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, 498 हो गया। अगर आपने शुरू में अगर इनको केसों को अगर पकड़ के आपने अगर आगे नहीं चले, इनकी जड़ अगर आपने नहीं पकड़ी, और आप अगर ये कह के बैठ गए कि नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, तो मेरे भाई आगे समय आने पे ना ये मुकदमे आपको चाट जाएंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि ऊपर की अदालतें जो बैठी है ना, वो भी महिलाओं की तरफ ही झुकी हुई बैठी है। आपको मौका नहीं मिलेगा अपने आप को साबित करने का। अगर आपने
इन मुकदमों को शुरू से ही पकड़ के रखा है और आप संवेदनशील हुए, गंभीरता से अगर आपने लिया, तो मैं जानता हूं, जैसा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, 2 साल के अंदर आपके सारे मैटर जो है ना वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप जड़ पकड़ के चलेंगे और शुरुआत से ही आप अगर गंभीर होके चलेंगे ना, उसकी हर गलतियां पकड़ेंगे ना, तो 2 साल 2.5 साल आते आते मिनिमम आपकी वाइफ है ना उल्टे पैर भागेगी। लेकिन अगर आप शुरू से ही जड़ पकड़ के नहीं चलेंगे, शुरू से सोचेंगे कि हमारा इसमें कुछ नहीं होना है, हमारा कुछ नहीं होना है, फेसबुक से ज्ञान लेंगे, इधर उधर से ज्ञान लेंगे फालतू के, तो फिर भाई 2-2.5 साल तो आपकी वाइफ आपके ऐसे ही निकाल देगी। उसके बाद में जो भी प्रोसीजर आगे बढ़ जाएंगे और उसमें फिर वो आदेश करा, फिर आदेश को कैंसिल कराने के लिए आप दौड़ते रहिए, और जब तक आप आदेश को कैंसिल कराने के लिए ऊपर जाएंगे तब तक आपके खिलाफ में रिकवरी हो जाएगी। तो इन सब चीजों से बचना है और संवेदनशील बनना है। लोग कहते हैं नहीं वो मुकदमा करेगी तब हम सोचेंगे। अपना डिफेंस हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, उस समय पे तुरंत यूज करना चाहिए, कल पे मत छोड़ो। ये सारी चीजें अगर मेरी बात समझ में आई हो ना तो कमेंट करके बता देना। वीडियो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग बना रहे हैं, लेकिन मेरे भाई हमारा एक एक शब्द है ना आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैंने लोगों की जान बचाई है, मैंने लोगों के लिए केस में काम किया है। मैं पैसे लेता हूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैसा लेना अलग बात है, वो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन हम आपको राहत कितनी दे पा रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में मिल सकते हैं। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने रखा हुआ है व्हाट्सएप पे। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमसे इसी नंबर पे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर स्टडी करना है, डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि नहीं इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, तो उसके लिए मैंने अगर डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है उसको आप पूरा स्टडी कर लीजिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। धन्यवाद।